नमस्कार। इस वीडियो में हम आपके पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक की बात करेंगे और इस पेपर का मुख्य जो हेडिंग है या कथानक है वो संख्यात्मक विश्लेषण है। इस ब्रांच में हम सदैव सन्निकटन मान ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि यदि कोई एक फलन हमें उसका सूत्र या कह दीजिए समीकरण रूप मालूम है तो हम उस फलन के परतंत्र चर का मान स्वतंत्र चर के मान को उसमें रखते हुए ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। पर यदि हमें एक फलन के कुछ मान ही मालूम है या यूँ कहिए कि उसके कुछ स्वतंत्र मानों पर ही उसके परतंत्र मानों की एक सारणी हमें ज्ञात है तो फिर हम किसी ऐसे स्वतंत्र चर के मान पर फलन का मान ज्ञात करना चाहते हैं जो कि उस सारणी में उपलब्ध नहीं है तो यहाँ हम ऐसी विधियों का ही उपयोग करेंगे। और हम जानते हैं कि जब फलन अपने समीकरण स्वरूप में उपलब्ध नहीं है तो हम फिर फलन का मान किसी भी एक दिए गए स्वतंत्र चर के मान पर ज्ञात करेंगे तो एक सन्निकटन मान वहाँ पर आएगा। और यहाँ जो विधियाँ हम प्रयोग में लाएंगे वो सन्निकटन मान प्राप्त करने की विधियाँ हैं। और हम जानते हैं कि जितना उत्तम सन्निकटन मान ज्ञात किया जा सकता है वो हम करने का प्रयास करते हैं। तो इस संख्यात्मक विश्लेषण को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले समझना चाहेंगे परिमित अंतरकलन, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। तो इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, अनुप्रयुक्त गणित अप्लाइड मैथमेटिक्स में समस्याओं का ऐच्छिक कोटि की शुद्धता तक हल ज्ञात करने के लिए संख्यात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यदि y इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ x का मान a व b के मध्य है व a व b भी हो सकता है, x का एक फलन है तो अंतराल ab में क्लोज इंटरवल ab में x के प्रत्येक मान के लिए y का मान प्रतिस्थापन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा था कि यदि फलन का स्वरूप मालूम है तो हम उसमें किसी भी x के मान को रखते हुए y का मान प्राप्त कर सकते हैं। यदि फलन f ज्ञात न हो परंतु x के मानों का एक समूह दिया हुआ हो तथा फलन सतत हो तो परिमित अंतरकलन की सहायता से फलन का सन्निकटन मान ज्ञात करके y का मान ज्ञात किया जा सकता है। परिमित अंतरकलन में यही है कि हम फलन के कुछ मानों पर आधारित होके और फलन के दूसरे मान प्राप्त करते हैं तो प्रायः वो फलन के जो मान प्राप्त होंगे वो एक्यूरेट कह दीजिए एग्जैक्ट मान प्राप्त न होके और हमें सन्निकटन मान प्राप्त होते हैं। परिमित अंतरकलन में स्वतंत्र चर में समान अथवा असमान अंतराल से दिए हुए परिवर्तनों से आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ हम दी गई सारणी जिसमें कि x के मान होंगे, स्वतंत्र चर के मान होंगे और उस स्वतंत्र चर के मानों पर ही y के मान भी हमें उपलब्ध होंगे और उन्हीं मानों के प्रयोग से हम दूसरे मान भी फलन के लिए प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हम कुछ दो प्रकार के अंतर परिभाषित करेंगे जिसमें पहला है अग्रांतर फॉरवर्ड डिफरेंस और इसमें प्रयुक्त होने वाला संकारक जिसे हम अग्रांतर संकारक या फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए। मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है तथा x के क्रमागत मान a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस nh है, तब y का एफ एक्स के
संगत मान Fa प्लस H, Fa प्लस 2H और Fa प्लस NH होंगे। यहाँ x को स्वतंत्र चर, इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट, तथा फलन के संगत y को प्रविष्टि, इंग्लिश में एंट्री कहते हैं। तो यहाँ स्वतंत्र चर को आर्ग्यूमेंट कहेंगे और परतंत्र चर को प्रविष्टि या एंट्री कहते हैं। स्वतंत्र चर के क्रमागत मानों का अंतर, अंतराल का अंतर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कहलाता है। जैसे यहाँ हमने ऊपर x के मान माने हैं a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h एंड सो ऑन, a प्लस NH। तो देखिए दो क्रमागत मानों का अंतर h है, तो इस h को ही हम अंतराल का अंतर कहते हैं। तो अब परिभाषा यहाँ पर हम प्रथम अग्रांतर की परिभाषित कर रहे हैं। परिभाषा इस प्रकार है, Fa प्लस H से Fa का अंतर अर्थात Fa प्लस H माइनस Fa फलन Fx का बिंदु x बराबर a पर प्रथम अग्रांतर फर्स्ट डिफरेंस कहलाता है, तथा इसे डेल Fa, ये जो डेल त्रिभुज का जो साइन है इसको डेल से उच्चारित किया जाता है, तो डेल Fa द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात डेल Fa बराबर Fa प्लस H माइनस Fa होगा। यहाँ संकारक ऑपरेटर डेल अग्रांतर संकारक या फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। इसी प्रकार Fx के बिंदुओं x बराबर a प्लस H, a प्लस 2H एंड सो ऑन, a प्लस NH पर प्रथम अग्रांतरों को क्रमशः निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो हर बिंदु पर हम प्रथम अग्रांतर परिभाषित कर सकते हैं। डेल Fa प्लस H, तो Fa प्लस 2H माइनस Fa प्लस H हो जाएगा। डेल Fa प्लस H मीन्स a बराबर x बराबर a प्लस 2H बिंदु पर प्रथम अग्रांतर, जिसे अपन डेल Fa प्लस 2H बराबर Fa प्लस 2H माइनस Fa प्लस 2H 3H माइनस Fa प्लस 2H से परिभाषित करेंगे। और अंत में डेल Fa प्लस n माइनस 1H, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी Fa प्लस NH माइनस Fa प्लस n माइनस 1H। तो हम जानते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी बिंदु पर यदि प्रथम अग्रांतर परिभाषित करना हो तो हमें क्या करना होगा, उस बिंदु से अगले वाले बिंदु की एंट्री या प्रविष्टि में से जिस बिंदु पर अग्रांतर ज्ञात करना उसको घटा देंगे। मीन्स आगे वाली एंट्री में से यदि पीछे वाली एंट्री घटाएंगे तो प्रथम अग्रांतर बन जाएगा। व्यापक रूप से प्रथम अग्रांतर को डेल Fx बराबर Fx प्लस H माइनस Fx द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ H अंतर का अंतराल है। इसी प्रकार से प्रथम अग्रांतरों के अंतर मीन्स डेल Fa प्लस H माइनस डेल Fa फलन Fx का x बराबर a पर द्वितीय अग्रांतर कहलाता है। तो द्वितीय अग्रांतर कैसे होगा कि प्रथम अग्रांतरों का अंतर द्वितीय अग्रांतर कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है डेल स्क्वायर Fa बराबर डेल Fa प्लस H माइनस डेल Fa आ जाएगा, और इसको अपन डेल Fa प्लस H को ऊपर वाली परिभाषा से खोल सकते हैं, Fa प्लस 2H माइनस Fa प्लस H माइनस डेल Fa को लिख सकते हैं Fa प्लस H माइनस Fa, और इसको अपन सरल करें तो ये कुल मिला के हमें प्राप्त होगा Fa प्लस 2H माइनस 2Fa प्लस H प्लस Fa। इसी प्रकार से हम विभिन्न बिंदुओं पर द्वितीय अग्रांतर ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ भी है किस तरह से करना है। व्यापक रूप में द्वितीय अग्रांतर को डेल स्क्वायर Fx बराबर डेल Fa प्लस H Fx प्लस H माइनस Fx से परिभाषित या प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में पुनः द्वितीय अग्रांतरों के अंतर को अपन तृतीय अग्रांतर कहेंगे। फिर वापस कहें तो तृतीय अग्रांतरों के अंतर को चतुर्थ अग्रांतर कहेंगे। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के अग्रांतरों के अंतर को ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए तृतीय को कैसे परिभाषित किया गया है, डेल क्यूब Fa, तो डेल क्यूब Fa को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर Fa प्लस H माइनस डेल स्क्वायर Fa, और इसको भी यदि अपन खोलें और सरल करें तो ये आएगा डेल क्यूब Fa बराबर हो जाएगा Fa प्लस 3H माइनस 3Fa प्लस 2H प्लस 3Fa प्लस H माइनस Fa।
तो यहाँ डेल क्यूब एफ ए की ये परिभाषा एंट्रीज या कह दीजिए प्रविष्टियों के रूप में आ गई, और व्यापक रूप में भी अपन डेल क्यूब को यहाँ इस लिखे अनुसार देख सकते हैं। इसी प्रकार हम उच्च कोटि के अग्रांतर भी प्राप्त कर सकते हैं, और व्यापक रूप में एनवा अग्रांतर हो जाएगा डेल एन एफ एक्स इज इक्वल टू डेल एन माइनस वन एफ एक्स माइनस डेल एन माइनस वन एफ एक्स। किसी फलन के समान अंतराल के दिए गए डेटा या आंकड़ों के लिए उपलब्ध होने वाले अग्रांतरों को हम एक प्रायः सारणी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे अग्रांतर सारणी कहते हैं। तो यदि फलन एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स के लिए एक्स बराबर एक्स के लिए बिंदु है ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस फोर एच, ए प्लस फाइव एच, और इनके संगत वाई या एफ एक्स के मान एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच, एफ ए प्लस थ्री एच, एफ ए प्लस फोर एच, एफ ए प्लस फाइव एच है, तो इस दिए गए डेटा के लिए अग्रांतर सारणी का निर्माण कैसे करेंगे? तो यहाँ हम कॉलम बना लेंगे। देखिए, प्रथम कॉलम x का है और द्वितीय कॉलम एफ एक्स का है, और ये इन दोनों में एंट्रीज हम कैसे कर लेंगे? जो ऊपर अपने को सारणी दे रखी है उसी को यहाँ पर लिख देंगे। पर इसको लिखते वक्त ये रखिएगा कि जब हम x लिख रहे हैं तो x का पहला मान a लिखा, तो जब a प्लस h लिखेंगे तो बीच में एक लाइन का गैप ज़रूर रखें। तो एक एक लाइन छोड़ते हुए यहाँ पर a प्लस एच, ए प्लस टू एच और a प्लस थ्री एच लिख लेंगे, और द्वितीय कॉलम में एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच, एफ ए प्लस थ्री एच। चूँकि यहाँ डेटा ए प्लस फाइव एच तक दे रखा है, लेकिन जगह कम होने से मैंने केवल 3h तक ही यहाँ सारणी बनाई है। तो x और fx को अपन यहाँ इस प्रकार से लिख लेंगे, बीच में अपने को एक एक लाइन छोड़ देनी है। अब नेक्स्ट आता है डेल fx, प्रथम अग्रांतर का कॉलम। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? जो fx का कॉलम है या स्तंभ है, उसमें से देखो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना है, मीन्स एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, तो ये डेल एफ ए आ जाएगा। इसी तरह से फिर नेक्स्ट आ जाए और बीच में लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर जो एक लाइन छोड़ी है उस पर ये डेल एफ ए आ जाएगा। फिर एफ ए प्लस टू एच में से एफ ए प्लस एच घटाएंगे, तो जो प्राप्त होगा उसको डेल एफ ए प्लस एच कहेंगे। इसको भी हम बीच में छोड़ी गई लाइन पर लिख लेंगे, और इसी प्रकार से एफ ए प्लस थ्री एच में से एफ ए प्लस टू एच घटाएंगे तो डेल एफ ए प्लस टू एच आ जाएगा, और इसको भी बीच वाली लाइन में लिख लेंगे। फिर वापस डेल स्क्वायर मीन्स द्वितीय अग्रांतर। हम जानते हैं द्वितीय अग्रांतर हमेशा प्रथम अग्रांतरों के अंतर होते हैं। तो अब प्रथम अग्रांतर जो सारणी टेबल स्तंभ बन गया है, प्रथम अग्रांतर में से देखिए जो नीचे वाला सेकंड नंबर को सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो डेल स्क्वायर एफ ए आ जाएगा। फिर थर्ड में से सेकंड घटाएंगे तो डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच आ जाएगा, और इस तरह से इनको अपन बीच में लिखेंगे, मीन्स जो जगह मिल रही है। और इसी तरह से फिर आगे थर्ड अग्रांतर या तृतीय अग्रांतर के लिए द्वितीय अग्रांतरों को आपस में घटाना पड़ेगा, और इस तरह से जितने भी डेटा उपलब्ध है हम सारणी का निर्माण करते चले जाएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रथम प्रविष्टि के जितने भी अग्रांतर है, प्रथम द्वितीय तृतीय जितने भी उपलब्ध हो सकेंगे, वो सब एक विकर्ण पर उपस्थित है। देखिए यहाँ विकर्ण से प्रदर्शित किया गया है। एफ ए प्लस एच के जितने भी अग्रांतर है वो सब इसके विकर्ण पर है। एफ ए प्लस टू एच के जितने भी उपलब्ध हो सकते हैं वो यहाँ पर है, और एफ ए प्लस थ्री एच के भी यदि कोई उपलब्ध होता तो इसके डायगोनल पर होगा। तो इस प्रकार से एक दिए गए डेटा के लिए हम ऐसी अग्रांतर सारणी, प्रथम या कह दीजिए अग्रांतर सारणी का निर्माण कर सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम अग्रांतर सारणी बनाएंगे। देखिए लिखा हुआ है, एक प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या निम्न सारणी द्वारा दी गई है। यहाँ वर्ष दे रखा है और जनसंख्या दे रखी है लाखों में। तो 1901, 1911, 1921 और 1931 में जनसंख्या क्रमशः 46, 66, 81 और 93। अब इस सूचना का हमें अग्रांतर सारणी का निर्माण करना है। तो वैसे ही करिएगा, पहला आ जाएगा x वर्ष आ जाएगा, फिर दूसरा कॉलम जनसंख्या का आ जाएगा, और जैसा अपन ने ऊपर सीखा
कि जब हम x लिखेंगे तो एक एक लाइन छोड़ते हुए लिखेंगे और सामने हर x के सामने उसकी संगत y का मान लिख लेंगे। इस प्रकार से लिख लिया, ये 2 कॉलम हो गया। अब प्रथम अग्रांतर का कॉलम बनाना है तो देखिए, अब x का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, केवल y को ही यूज़ करेंगे। तो 66 माइनस 46 20 आ गया, बीच में लिख लेंगे। फिर 81 माइनस 66 15 आ गया, बीच में लिख लेंगे दोनों के। और 93 माइनस 81 12 आ गया, ये भी बीच में लिख लिया। तो इस प्रकार से प्रथम अग्रांतर का स्तंभ बन गया। द्वितीय अग्रांतर हम जानते हैं प्रथम अग्रांतरों का अंतर होता है। तो अब वापस वही 15 में से 20 घटाएंगे, मीन्स नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना, -5 आ गया। इसको अपने को 15 और 20 के मध्य में लिखना है द्वितीय अग्रांतर के स्तंभ में। 12 में से 15 गया तो -3 आ गया। इस तरह से 2 द्वितीय क्रम के अग्रांतर उपस्थित हो गए। अब तृतीय क्रम के अग्रांतर हम जानते हैं द्वितीय क्रम के अग्रांतरों का अंतर होता है। तो -3 में से -5 जब घटाएंगे तो 2 बचेगा। और इस तरह से तृतीय क्रम के अग्रांतर तक ही प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए 46 या 46 जो एक एंट्री है, प्रविष्टि है, उसके सारे अग्रांतर उसके डायगोनल पर है। 66 के अग्रांतर उसके डायगोनल पर है, 81 के अग्रांतर उसके डायगोनल पर है, और 93 का कोई भी अग्रांतर उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर क्योंकि लिमिटेशन है डेटा की, तो कोई ज़रूरी नहीं कि दिए गए सभी प्रविष्टियों के लिए अग्रांतर प्राप्त हों। जितने हो सकते हैं होंगे, हम उस सारणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी दी गई डेटा के लिए हम अग्रांतर सारणी का निर्माण कर सकते हैं और विकर्णों को खींचते हुए, विकर्णों को ध्यान में रखते हुए किसी भी एक विशिष्ट प्रविष्टि के लिए उसके विशिष्ट क्रम के अग्रांतर को ज्ञात कर सकते हैं सारणी से आसानी से। अब जब सन्निकटन की बात आती है तो हम सदैव उत्तम सन्निकटन मान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं या हमेशा कोशिश में रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अग्रांतर के जैसे ही पश्चांतर को परिभाषित किया गया। पश्चांतर को कैसे परिभाषित किया गया, इसमें क्या होगा, जैसे अभी अग्रांतरों में हम क्या करते हैं, दिए गए डेटा को लेफ्ट से राइट की तरफ कंसीडर करते हैं या ध्यान में लाते हैं। अब इसी किसी दिए गए डेटा को यदि राइट से लेफ्ट की तरफ, पीछे से आगे की तरफ यदि हम ध्यान में लाएं तो जो अंतर उपस्थित होंगे उन अंतरों को पश्चांतर कहेंगे। और परिभाषा भी हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए पश्चांतर को, FA से FA माइनस H का अंतर, अर्थात FA माइनस FA माइनस H फलन FX का बिंदु x बराबर a पर प्रथम पश्चांतर कहलाता है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस कहलाता है। तथा इसका जो संकारक है, ये जो उल्टा डेल बना हुआ है, इसको नेबला बोलते हैं। उच्चारण इसका नेबला है। इसे नेबला FA द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात नेबला FA बराबर क्या हो जाएगा, FA माइनस FA माइनस H, जहाँ संकारक नेबला पश्चांतर संकारक या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। और जैसा मैंने कहा, इसको नेबला से उच्चारित करते हैं। तो ये पश्चांतर की परिभाषा हुई और इसके लिए हमने जो संकेत प्रयुक्त किया है संकारक का नेबला, उसको हमने यहाँ पर परिभाषित किया, समझा। अब जिस तरह से हमने अग्रांतरों के विभिन्न प्रकार के क्रम के अंतरों को ज्ञात किया था, इसी प्रकार से पश्चांतर के भी हम विभिन्न प्रकार के क्रम को ज्ञात कर सकते हैं। और अंततः हम पश्चांतर सारणी का निर्माण भी कर सकते हैं, जिसमें कि दिए गए डेटा के लिए सभी क्रम के पश्चांतर उपलब्ध होंगे। तो आगे वाले वीडियो में हम पश्चांतर के बारे में पढ़ते हुए आगे और इस टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।